हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। अपने पिछले सेशन में हमने पढ़ा था अबाउट रिसोर्सेज, क्या होते हैं रिसोर्सेज, कितने तरह के होते हैं, ठीक है। और आज इस सेशन में हम कुछ और रिसोर्सेज, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज लाइक लैंड, सॉइल एंड वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो आई होप यू आर ऑल सेट टू लर्न something new. Okay, so yeah, without any further delay, let's get started. So the chapter is resources, land, soil and water. Okay, we all know what is land, लेकिन इस चैप्टर में हम जानेंगे कि लैंड का यूटिलाइजेशन किस किस तरह से किया जा सकता है, राइट। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न, ओके। देन वी विल नो अबाउट सॉइल, which is really important resource for our agriculture, right? And then we'll talk about water. लेकिन उससे पहले there is a self survey for you. Look at the pictures and answer the questions given below. Can you see this picture? Yes. In this picture, identify the type of soil. क्या आप इस मिट्टी के टाइप को पहचान पा रहे हैं? अगर नहीं then not to worry, I am here to help you out. हम इस सेशन में जानेंगे मिट्टी के टाइप्स के बारे में, उसका यूज क्या होता है, ठीक है, इस बारे में। ओके, एंड देन फाइंड आउट वेयर दे आर फाउंड इन इंडिया। इस तरह की लैंड इंडिया में कहाँ पाई जाती है, ये भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ओके, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप लर्निंग। ओके ओके, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंजर्व सॉइल? कभी सोचा है कि मिट्टी को संरक्षित करना क्यों जरूरी है? आई होप यू नो द आंसर। इन केस यू डोंट नो इट, डोंट वरी, आई एम हियर एंड वी विल लर्न a lot about soil and land and water in this session. Okay, so here we go and we'll start with the land first. All right, देखो, लैंड कवर्स 29% ऑफ द टोटल एरिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी कुछ बात हम यहाँ पे जानेंगे। देखो फटाफट, एक हमारी पूरी अर्थ का 29%, केवल 29% पर क्या है? लैंड है, ठीक है। ओके, एंड देन लाइक दिस इज वेरी स्मॉल परसेंटेज, यस। अ लार्ज पार्ट इज नॉट हैबिटेबल। इस 29% का भी बहुत सारा पार्ट जो है वो रहने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो स्नो कवर्ड है, ठीक है, उस पर क्या है? बर्फ ही बर्फ है, तो वहां पर रहने के लायक जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं है। देन सम इज रग्ड और स्टीप, ठीक है। देन कुछ जो है वो क्लाइमेटिकली अनस्टेबल है, लाइक सुटेबल नहीं है हमारे लिए, ठीक है। एंड देन क्योंकि वहां की क्या है? जलवायु इस तरह की है कि हम वहां रह नहीं सकते, ठीक है। देन सम इज वाटर लॉग्ड, फॉरेस्टेड और डेजर्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा एक ऐसा लैंडफॉर्म है ये जहां पर क्या है? लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं दिखती, तो फिर हम वहां पे रहना प्रेफर नहीं करते, ठीक है। अब देखो, केवल 29% पे क्या है? लैंड है, और उस लैंड का भी बहुत सारा एरिया ऐसा है जहां पे लोग रह नहीं सकते, ठीक है। द क्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड, यानी कि इट्स लोकेशन हैज अ मेजर रोल इन डिसाइडिंग इट्स यूसेज, ठीक है। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द लैंड यूज। ओके, अब इसका यूज किस किस तरह से किया जाता है? देखो, जब हम किसी भी लैंड को यूटिलाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बड़ी सी जमीन है, हमने उस पर क्या कर लिया? या तो लेट्स से कि एग्रीकल्चर के लिए हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। आपको रहने के लिए घर चाहिए था, आपने उस पर घर बनवा लिया। आपने उस लैंड का क्या किया? यूटिलाइजेशन किया, ठीक है। सो व्हेन वी यूज द लैंड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस, लाइक हम किसी पर्टिकुलर पर्पस से यूज कर रहे हैं, आपने क्या किया? एग्रीकल्चर के पर्पस से उसको यूज कर लिया। आपने क्या किया? फॉरेस्ट या फिर माइनिंग या फिर बिल्डिंग या कोई बिल्डिंग हाउसेस के लिए, अपने घर बनाने के लिए उसको यूज कर लिया। तो हम कहेंगे कि हमने इस लैंड को क्या बना दिया? लाइक हमने इसका क्या कर लिया? यूटिलाइजेशन कर लिया, ठीक है। ओके, then we say the use of the land is determined by physical factors, ठीक है। हम उस जमीन का क्या उपयोग करेंगे, ये डिपेंड करता है उसके किस पर? फिजिकल फैक्टर्स पे। कौन कौन से फिजिकल फैक्टर? भाई, टोपोग्राफी किस तरह की है, उसकी जो स्थल आकृति है वो किस तरह की है, ठीक है। then the soil and the climate and minerals and availability of water, उस जमीन पर लाइक वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक है, हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। वहां का क्लाइमेट किस तरह का है, या फिर लाइक हमें किस तरह के मिनरल्स उस जगह से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये डिटरमाइन करती हैं कि इस लैंड का हम यूज क्या करेंगे, ठीक है।
Human factors such as population of technology are also important determinant of our land use. Okay, ठीक है, हमारे लिए क्या है कि पॉपुलेशन भी इसमें बहुत ज्यादा क्या करती है, मैटर करती है. ऑल राइट. लैंड मे बी ऑफ टू टाइप. अब ये जो लैंड है ये दो तरह की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. कौन कौन सी हो सकती है? प्राइवेट लैंड हो सकती है, यानी कि हमारी अपनी जमीन है, हम उस पर जो मर्जी करें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है या फिर आपने कैटल फार्मिंग के लिए कोई लैंड परचेज किया हुआ है, आप उस पर जो भी कर रहे हो लाइक वो आपका अपना है. ठीक है, सो दैट इज अ प्राइवेट लैंड. एंड देन कम्स अ कम्युनिटी लैंड. अब देखो दोनों के नाम से ही डिफरेंस पता चल रहा है. जो प्राइवेट लैंड है वो किसी एक व्यक्ति विशेष का है. ठीक है, जबकि जो कम्युनिटी लैंड होगी उसमें अलग अलग लोगों का क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ फॉडर. ठीक है, देन फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स. ठीक है, तो इस तरह के जो यूजेस के लिए हम क्या करते हैं, एक कम्युनिटी लैंड को यूज कर लेते हैं, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, हम इसको कॉमन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. ठीक है, ऑलराइट, वी आर डन विद दिस. नाउ लुक एट दिस. The amount of total land available to us is extremely limited on the earth surface. जितनी भी अर्थ को, यानी कि जितना भी लैंड को हमें यूटिलाइज करना, बहुत ही ज्यादा क्या है, लिमिटेड है. ठीक है, टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द लैंड इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर प्रॉपर प्लान ऑफ लैंड यूज. अब इस लैंड का हमको प्रॉपर, मतलब अगर हमें इससे ज्यादा बेनिफिट लेना है तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, हम इसका मैक्सिमम किस तरह से इसको यूज में ले सकते हैं. ठीक है, तो अब हम जानेंगे अबाउट लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया. ठीक है, तो भाई लैंड यूटिलाइजेशन हमें किस तरह से करना है, इसके लिए हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि कितनी लैंड पर किस तरह का एरिया मतलब कवर हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखिए, फॉरेस्ट कितना परसेंट है बेटा, 22.57%. ठीक है, देन 6.29% जो लैंड है दैट इज बैरन एंड वेस्ट लैंड. ठीक है, इसके बाद में एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज इज 7.92%. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते. देन परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. ठीक है, ये किसके लिए हो गई, जो भी आपने लाइक कोई पशुपालन आप कर रहे हो. ठीक है, या इस तरह से कोई ग्रेजिंग लैंड है तो 3.45% जो है वो उसका है. ठीक है, एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स 1.10%. इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप दिस परसेंटेज इन माइंड. आई एम नॉट सेइंग कि आप एग्जैक्ट डेटा को याद रखिए 22.57 या फिर 6.29. नो, अप्रोक्सीमेट भी आप याद रखोगे तो यू विल बी एबल टू आंसर. ठीक है, then cultivable wasteland is 4.41%. all right, fallows other than current fallow. okay, then current fallow, अब ये क्या होता है ये भी हम अभी जानेंगे. ठीक है, एंड देन नेट सोन एरिया जो है वो है हमारे पास कितना, 43.41%. ठीक है, सो बिफोर वी मूव ऑन सबसे पहले जानते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट नंबर 7 और 8 है ये आपसे क्या कहना चाहता है. देखो, जब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की तो ये क्या कह रहा है कि ये एक ऐसा एरिया है जिसको पहले कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए यूज किया जा रहा था, लेकिन एक लंबे समय से इसको क्या नहीं किया गया है, यूज नहीं किया गया है. ठीक है, एंड देन करंट फॉलो मींस कि एक ऐसा एरिया जिसको पिछले 1 साल या उससे कम समय से क्या नहीं किया गया है, एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं किया गया है. देन भी इफ वी टॉक अबाउट नेट सोन एरिया, मतलब टोटल परसेंटेज जहां पे हम क्या कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हम लैंड का यूज किस तरह से करेंगे, तो चलिए एक नजर डालते हैं इस पर फटाफट से. द लैंड यूज पैटर्न इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल, ह्यूमन, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. कैन यू सी, हमारे पास कितने तरह के हो गए, फिजिकल यानी कि वो उस जमीन की जो स्थल आकृति है वो किस तरह की है, वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो किस तरह की हैं. देन ह्यूमन, ठीक है, देन कल्चरल एंड देन इकोनॉमिक फैक्टर्स. ये 4 फैक्टर्स हैं. आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि कितने तरह के फैक्टर्स जो हैं वो लैंड यूज को डिटरमाइन करते हैं. हम कहेंगे 4 तरह के, लाइक फिजिकल, ह्यूमन, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. ऑल राइट.
फिजिकल फैक्टर्स मतलब टोपोग्राफी किस तरह की है, ठीक है, सॉइल किस तरह की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, काली मिट्टी के लिए स्पेसिफिकली कौन सा प्रदेश फेमस है। अनदर क्वेश्चन, विच स्टेट इज स्पेसिफिकली फेमस फॉर लाल मिट्टी, राइट, रेड सॉइल। ओके, तो लाल मिट्टी के लिए कौन सा प्रदेश फेमस है और लाइक काली मिट्टी के लिए कौन सा प्रदेश फेमस है। वाई एम आई आस्किंग इट, क्योंकि उस मिट्टी का प्रकार ये डिटरमाइन करेगा कि वहां पे किस तरह का क्रॉप कल्टीवेशन होगा, ठीक है। देन क्लाइमेटिक कंडीशंस मैटर करती हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, ये सारी चीजें क्या करेंगी कि हम किस तरह का जो लैंड है वो मतलब किस तरह की लैंड यूज हम किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्लैटलैंड विद अबंडेंट वाटर एंड रेनफॉल इज मोस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जैसे कि आपके नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली बात करेंगे, नॉट जस्ट नॉर्थ इंडिया, आपके यूपी वाला रीजन हो गया, बिहार वाला हो गया, या फिर हम बात करें वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह का क्रॉप कल्टीवेशन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पे क्या है, प्लेन लैंड है और साथ में क्या है, अबंडेंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, अबंडेंट वाटर एंड रेनफॉल जो है वो लाइक अगर ये सारी कंडीशंस बन रही हैं तो इट इज मोस्ट सूटेड एनवायरमेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। such as area of North India, okay, देखो this is what I was telling you, then West Bengal, okay, and then Deccan Plateau, okay। by this time you must be aware of कि ये सारी जगह आपके भारत के नक्शे में कहाँ कहाँ पर आती हैं। यदि आप अभी तक इसमें कंफ्यूज हैं, आई वुड सजेस्ट आप मैप को रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करें। ह्यूमन एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज डेवलपमेंट, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लेज अ वाइटल रोल इन चेंजिंग द पैटर्न ऑफ द लैंड यूज। अब लैंड यूज किस तरह का करना है और लाइक उसमें किस कौन कौन सा पैटर्न हमको यूज करने हैं, इसमें किस तरह के फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि डेवलपमेंट, उस जगह का लाइक डेवलपमेंट किस तरह का है और किस तरह का किया जा सकता है, ठीक है, वहां के लोगों का एजुकेशन, ठीक है, देन क्या वो उन लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में लाइक फार्मिंग के बारे में अवेयरनेस है, कितनी है, किस तरह की वहां पे टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं एग्रीकल्चर के लिए। देन मेडिकल फैसिलिटीज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज प्लेज अ वाइटल रोल एंड नॉट जस्ट अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल एग्रीकल्चर की, वहां पे उस लैंड पर हमको इंडस्ट्रीज बनानी है, ठीक है, तब भी यही सारे फैक्टर्स होंगे जो आपके लिए काम करेंगे। अर्बन एरियाज प्रोवाइड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर एजुकेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज एंड दस आर मोर डेवलप। अर्बन एरियाज को हम ज्यादा डेवलप क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है। देन यू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल, सैलरीज लोगों को अच्छी देखने के लिए मिलती हैं, हायर एजुकेशन है, ठीक है, एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से हम अर्बन एरियाज को ज्यादा डेवलप देखते हैं, ठीक है। ओके, it will be observed that fertile river valleys and plains are most populated areas of the world। ये तो हमने सब जगह पे पढ़ा है, हमने हिस्ट्री में भी सबसे पहले जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देख रहे थे, जब हम वैदिक पीरियड देख रहे थे, हिस्ट्री में भी हम यही सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि भाई लाइक किस तरह की लैंड है और किस तरह के यहाँ पे क्या होगा, लाइक ऑक्यूपेशन किस तरह का होगा लोगों का। तो रिवर वैलीज के अराउंड में जो भी प्लेन्स हैं वहां पे देखो, पहली बात तो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स लाइक उस जमीन की जो उसकी जो मृदा है वो डिटरमाइन करेगी कि किस तरह का यहाँ पे काम किया जाएगा, स्पेशली इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज दे आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। माई क्वेश्चन टू यू इज, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारी अर्थ है, हालांकि ये अर्थ नहीं है, ये सिर्फ एक सर्कल है, बट मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रही है, तो क्या हम इस रीजन को, ये जो रीजन है इसको ट्रॉपिकल रीजन नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो क्या हम ये इधर का एरिया इसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। तो ओके, आई एम श्योर कि अभी तक यू मस्ट बी अवेयर ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, ठीक है, बिकॉज दे आर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ऑल राइट, ओवर 66% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, देखो ये है आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बता देते हैं भाई।
पूरे वर्ल्ड की 66% ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड जोन। ठीक है, पूरे दुनिया की 66.6% जो पॉपुलेशन है वो कहां तक लाइक सीमित है या कॉन्सेंट्रेटेड है, सब ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड जोन तक। नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज एंड दिस फिगर इज एक्सपेक्टेड टू गो अप। अब क्या है कि लगभग 50% जो पॉपुलेशन है इसमें वो क्या है, वो अर्बन एरियाज में रहती है, और क्योंकि लाइक डेवलपमेंट ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है अर्बन एरियाज में, तो ये जो फिगर है ये क्या होगा, समय के साथ बढ़ भी सकता है। ठीक है, The urban areas need more land for settlements, ठीक है, setting up of industries and other purposes, which increases the pressure on land। ठीक है, urban areas क्या है, need more land, उनको क्या चाहिए, ज्यादा जमीन चाहिए, और किस लिए, for the settlements। ठीक है, setting up industries and other purposes, which increases the pressure on the land। ठीक है, as a result क्या होगा, more and more agricultural land is getting converted into urban colonies। अब क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, हमको इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है, तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जमीनें चाहिए, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी कल्चरल लाइक एग्रीकल्चरल लैंड थी वो भी क्या होने लगी है, अर्बन कॉलोनीज में कन्वर्ट होने लगी है। ठीक है, विद द इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन स्पेशली इन एशिया एंड अफ्रीका, माय क्वेश्चन टू यू इज, जब हम किसकी बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो बताइए विच कंट्री इज मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, आई एम श्योर यू नो द आंसर। ओके, ऑल राइट, एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको बहुत ज्यादा पॉपुलेशन देखने के लिए मिलती है। द प्रेशर ऑन दी लैंड ऑल्सो इंक्रीजिंग रैपिडली, यहाँ पे जो लैंड पर जो प्रेशर है वो क्या है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। More forests and grasslands are getting converted into urban lands। ठीक है, we already have talked about it। Then land can be divided on the basis of private and community land, हमने इसके बारे में बात की थी। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, लाइक अगर मान लो कि कोई जमीन है, मैंने खरीदी है, ठीक है, मेरे नाम पर है, अब उस जमीन को मैं एग्रीकल्चर में यूज करना चाहूं, वहां पे कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहूं, कोई स्टूडियो खोलना चाहूं, कोई लाइक किसी भी कोई डेयरी फार्म कुछ भी खोलना चाहूं, वो मेरी अपनी इच्छा पर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल लैंड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो किसकी जमीन है, मेरी जमीन है। वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय कम्युनिटी, अब एक ऐसी लाइक जमीन है जिसके यूज के लिए लाइक बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए, कोई सर्विस हम उस जमीन पर लाइक ले रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम उसको बोल देंगे कि ये कैसी है, कम्युनिटी लैंड है या फिर कॉमन लैंड है। ठीक है, कम्युनिटी लैंड इज कॉमन प्रॉपर्टी फॉर ऑल। एक छोटा सा एग्जांपल हम सड़कें ले सकते हैं, हम सड़क पे अपने व्हीकल चलाते हैं, हम रोड टैक्स देते हैं, सब लोग बराबर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो सड़कें हैं वो क्या है, कॉमन लैंड है, सभी लोग उसको यूज कर सकते हैं। सड़क को कोई ये नहीं कह सकता कि भाई तुम सड़क पे मत चलो, सिर्फ हम चलेंगे, राइट। ऑल राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज पैटर्न। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो लैंड यूज पैटर्न को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, तो देखो क्लाइमेट, सीधी सी बात है, जिस जगह की जलवायु जैसी होगी वहां की सॉइल भी उसी के अकॉर्डिंग होगी, और जैसी वहां की सॉइल होगी उसी तरह का वहां पे क्रॉप कल्टीवेशन किया जाएगा, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है ये भी देखा जाएगा। टोपोग्राफी किस तरह की है, स्थल आकृति बोलते हैं इसको, राइट, किस तरह की है। देन उस सॉइल में जो मिनरल्स हैं वो किस तरह के फॉर्म हो रहे हैं, किस तरह के पाए जा रहे हैं। टाइप ऑफ सॉइल क्या है, एंड देन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किस चीज को, हमारे लैंड यूज पैटर्न को। ठीक है, अब वन आफ्टर दी अदर हम देखना शुरू करेंगे कि क्लाइमेट किस तरह से लाइक अफेक्ट करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर किस तरह से अफेक्ट करेगी, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट, क्लाइमेट की बात कर लो। लैंड यूज पैटर्न ऑफ एनी प्लेस इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, अब जहां पे वर्षा ज्यादा होगी, ठीक है, जहां पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होगा, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल होगा, तो जाहिर सी बात है वहां कृषि कैसी होगी, अच्छी होगी, जब मानसून टाइम से आ रहा होगा। ठीक है, क्लाइमेट इज वेरी हार्श इन द पोलर एंड इक्वेटोरियल रीजन्स। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही हार्श है, बहुत कहीं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है या फिर बहुत ज्यादा सर्दी है, वहां पे एग्रीकल्चर के लिए कंडीशंस क्या नहीं होंगी, फेवरेबल नहीं होंगी। Thus, these areas are not suitable for the croplands and the pastures. तो ना सिर्फ croplands के लिए बल्कि pastures के लिए भी ये क्या नहीं होंगी, अच्छी नहीं होंगी। ओके, Tiny shrubs and thick forests are found in these areas. यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, tiny shrubs मिलेंगी, ठीक है, and then thick forest मिल सकते हैं, ठीक है, found in these areas. Okay, while the area having the mild climatic conditions support pastures and agricultural activities. So that is all. सीधी सी बात है, जहां पे हमें अच्छी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगी वहां पर क्या होगा, हम सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखते हैं अच्छी लाइक आपको एग्रीकल्चर जो है वो फेवरेबल कंडीशन में देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों में आपको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, लेकिन लाइक अगर इक्वेटोरियल रीजन है या फिर पोल्स की तरफ हम बढ़ते हैं, वहां पर आपको कंडीशंस फेवरेबल नहीं देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, कृषि में पानी का बहुत योगदान है, इसीलिए हम अलग अलग तरीके के इरिगेशन पैटर्न्स जो है वो ढूंढ रहे होते हैं, इनफैक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर में। तो for a well developed and planned land, okay, use pattern, the water availability is essential. पानी की जो अवेलेबिलिटी है बहुत जरूरी है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। All type of the forest, crops, pastures, etc. सभी के लिए, ठीक है, need plenty of water to survive, okay, as water is the basic need of all the living beings, thus its availability is essential, ठीक है। We all know that किसी भी तरह के सेटलमेंट के लिए, किसी भी तरह के एग्रीकल्चर के लिए हमको क्या चाहिए, हमको वाटर चाहिए, ठीक है, plenty of water चाहिए। All right, now let's talk about the topography, well drained plain regions, and like these provide suitable conditions for agriculture activities and the pastures, okay, all right. Such type of land use pattern attracts huge number of people. इस तरह का जो लैंड है और इस तरह की जो टोपोग्राफी होगी वो एक अच्छे खासे लोगों को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी उस लैंड को प्रॉपर यूज करने के लिए। देन वी टॉक अबाउट मिनरल्स, ओके, so mineral deposits also influence the land use pattern of a place, ठीक है। तो किस तरह के मिनरल डिपॉजिट्स उस लैंड में लाइक पाए जा रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ रीजन हैविंग मिनरल्स डिपॉजिट्स इज यूज्ड फॉर माइनिंग पर्पस, ठीक है। किसी भी रीजन में जहां पे मिनरल डिपॉजिट्स हैं लाइक माइनिंग पर्पस से यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। ह्यूज इंडस्ट्रीज कैन बी सेट अप इन the vicinity, okay, so huge industries can be set up in vicinity, like आसपास में आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। the areas rich in mineral deposits are more suitable for the industrial growth, ठीक है। तो जो भी मिनरल रिच एरिया होगा वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए क्या है, सुटेबल होगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ सॉइल बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है किसी भी एरिया में अगर आप एग्रीकल्चर करने का सोचते हैं। द एडिक्वेट एंड वेल प्लान्ड लैंड यूज पैटर्न कैन बी सीन इन एरियाज हैविंग फर्टाइल सॉइल। एरियाज लाइक कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट हैव इनफर्टाइल सॉइल, देयरफॉर दीज आर फ्री फ्रॉम प्रॉपर लैंड यूज, ठीक है। जो डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वो फर्टाइल रीजन नहीं है, इनफर्टाइल है, तो जिसकी वजह से आप क्या देखते हो, वहां पे उस लैंड का प्रॉपर यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अभी चलो बात कर लेते हैं फटाफट से एंड देन वी विल सी कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, भाई सीधी सी बात है, किसी भी जगह पर ज्यादा डेवलपमेंट आपको कब देखने के लिए मिलेगा, जब हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, वहां पे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एंड हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, वी नो व्हाट आर रिसोर्सेज, राइट, एंड वी ऑल्सो नो हु आर ह्यूमन। तो जब ह्यूमन से एक मतलब ह्यूमन जो है ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए कि वो रिसोर्स की तरह से काम कर सके, तब हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स। बोथ आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। Human resources use technology to convert the raw like
नेचुरल रिसोर्सेज इनटू द वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। द स्किल्ड पीपल, जो भी लोग स्किल्ड हैं किसी भी स्किल में, हम उनको ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं। क्यों? जो व्यक्ति नेचुरल रिसोर्स को क्या करके, प्रोसेस करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, जाहिर सी बात है कि वो क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, राइट, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को सही यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, दैट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, या ऑलराइट, एंड दैट विल डिटरमाइन कि इस लैंड का क्या यूज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, उसको फार्मिंग की सारी नॉलेज है, ठीक है, उसको ये भी पता है कि आजकल फार्मिंग में किस तरह के सीड्स यूज किए जा रहे हैं। अगर आप कोई क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हो, किस तरह के सीड्स आपको यूज करने हैं, कौन सी मिट्टी के साथ लाइक किस तरह का क्रॉप कल्टीवेशन किया जा सकता है, हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो ही इज द ह्यूमन रिसोर्स फॉर दिस फील्ड, राइट। ऑन दी अदर साइड एक व्यक्ति है, वो एक खाली प्लॉट को देख के ये बता सकता है कि यहाँ पे किस तरह की चीजें डिजाइन की जा सकती हैं, वो एक बेहतरीन आर्किटेक्ट है, तो ही इज ऑल्सो अ ग्रेट ह्यूमन रिसोर्स, राइट। चलिए, ह्यूमन रिसोर्स अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी आर नेसेसरी फॉर अ सक्सेसफुल यूज ऑफ लाइक पैटर्न, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। क्यों जरूरी है भाई? देखो, देयर आर सम वेज टू कंजर्व द लैंड। किस तरह से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं? देखो, सीधी सी बात है, आप प्रॉपर मैनेजमेंट करना सीख लीजिए ऑफ ग्रेजिंग, या फिर यू शुड नो द लाइक आइडिया ऑफ एफोरेस्टेशन, ठीक है। देन प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। देन कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं, राइट। आई वुड सजेस्ट, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, आप इसके बहुत शॉर्ट नोट्स भी बना लोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें लाइक एक होता है ना कि एक माइंड मैप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डंस एंड देन ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ठीक है। एंड देन we will talk about okay, proper management of wasteland, control of mining activities, then proper discharge of the industrial effluent can reduce the degradation. हमको सिर्फ इतना समझना है कि हम लैंड को कंजर्व करने के लिए तो हम किस तरह के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है, कौन सी नहीं है जो हमको हमको अवॉइड करनी है। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, बट देर आर सो मेनी अदर, एंड आई वुड सजेस्ट यू टू ब्रेनस्टॉर्म अबाउट इट एंड थिंक कि आप किस तरह से लैंड को क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉइल। हम बहुत देर से ये बात कर रहे थे कि भाई मृदा का जो टाइप है वो भी तो डिटरमाइन करेगा ना कि हम किस तरह से इस लैंड को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फटाफट से पहले तो यही पढ़ लेते हैं कि ये मृदा होती क्या है, ठीक है। Soil is a thin layer of grainy substance found over the surface of the earth. हमने देखा ही है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पर मिलने वाली एक बड़ी थिन सी लेयर जिसको जो क्या है, ग्रेनी सब्सटेंस जिसमें पाए जा रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, that thin layer of the soil provides the food for the people of the world, all right, and both vegetarian and non-vegetarian living things directly or indirectly depends upon the soil for their food requirement. हम लोग किसी ना किसी तरह, इनफैक्ट सभी तरह से क्या है, डिपेंड करते हैं सॉइल के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसी सॉइल से क्या होगा, इसमें क्रॉप कल्टीवेशन होगा, और जो क्रॉप कल्टीवेशन होगा उसी से तो क्या होगा, हमारे घर में फूड आएगा, राइट। न सिर्फ हमारे लिए फूड आएगा बल्कि जो एनिमल्स होंगे उन वो भी क्या कर सकते हैं, वो उन्हें भी अपना भोजन कहाँ से प्राप्त हो सकता है, पेड़ पौधों से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। Plants are the means of life, ठीक है। They are the source of food for human being and all the other animals. Very simple. The soil in which they grow is therefore an important factor in the production of all form of life, ठीक है। तो इस soil में किस तरह का crop cultivation हो रहा है, that also plays crucial role. Soil is the combination of four main type of substances found in varying proportion, ठीक है। Yes, so these are silica. हमको देखना है कि इस soil में कौन कौन से important जो हैं क्या पाए जा रहे हैं, एक substances हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो silica, clay, chalk,
humus, ये सारी चीजें we are like finding it. Silica is present in soil in small crystalline grains which are the chief constituents of sand. ठीक है. Clay is a mixture of silicates and contains several minerals like iron, potassium, calcium, sodium and aluminium. Please keep these things in mind. Like silica is formed of what? Like clay is being formed by which like substances? So जैसे हमने clay का पढ़ा, it is a mixture of silicates and the like it contains several minerals also. So definitely it is very important for us. Yes. See, particles of clay. अब ये जो clay particles हैं वो क्या कर लेते हैं? वाटर को absorb कर लेते हैं. Chalk provides the important elements calcium which is essential for the plant growth. Okay, humus is an organic matter formed by decomposition of plant remains. जो plant remains के जो का decomposition से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? Like humus, it is an organic matter. Okay, and then animal manures and dead animals, इन सब के किससे? Like decomposition से. All right, so it is the most important element in fertility of the soil, and a soil look dark due to the presence of humus. Soil consists of two layers. अब ये जो soil है ये दो तरह की layers से बन रही है. One is top soil, another is subsoil. अब ये top soil क्या है, subsoil क्या है, फटाफट से देख लेते हैं. Like it is of great importance. It is only few meters deep where million of the bacteria, insect and worms, ठीक है, these are found. इसमें क्या है? ये बहुत ही क्या है? बहुत ही few meters तक deep है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया मिल रहे हैं, इंसेक्ट्स मिल रहे हैं, worms मिल रहे हैं, ठीक है. And it may take years to form top soil. इस top soil को बनने में कितने like सालों का टाइम लग जाता है, ठीक है. Then subsoil, it consists of parent material from which the soil is formed. It also contains food, moisture, ठीक है, but it is not so productive as the top soil. बस हमको क्या याद रखना है कि जो top soil है वो ज्यादा क्या है? प्रोडक्टिव है और उसको बनने में लाइक सालों का समय लग जाता है, जबकि सब सॉइल जो है वो उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है जितना कि हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? टॉप सॉइल में देखने के लिए मिलता है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको लाइक एक वर्ल्ड मैप दिखाया गया है विद ऑल दी कलर्स. आपको ये बताया जा रहा है कि कहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन मिल रही है, कहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन देखने के लिए मिलती है, राइट. फॉर दिस यू शुड बी अवेयर कि इसमें से देखो जो इक्वेटर है, जो एकदम एक्सट्रीम इक्वेटोरियल रीजन है, क्या वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? एग्रीकल्चरल लैंड देखने के लिए मिलेगी. अगर नहीं मिल रही है तो वहां पे किस तरह से लोग सरवाइव कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है. एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, यहाँ पे किस तरह का लैंड यूज है एंड देन किस तरह की वेजिटेशन आपको देखने के लिए मिल रही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हाँ, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. जैसे कि हमारी जो सॉइल है, सॉइल इज ऑल्सो लाइक नेचुरल रिसोर्स, राइट. अब देखो इसमें क्या है, आप अलग अलग लेयर्स देखते हो सॉइल में. लाइक आप यहाँ देखिए बेडरॉक देखेंगे, देन पेरेंट मटेरियल देखेंगे, सब सॉइल, देन टॉप सॉइल एंड देन ऑर्गेनिक लेयर. तो सबसे नीचे की तरफ जो आप देखोगे ना, उसमें आपको सबसे बड़े बड़े जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो नजर आते हैं. और जैसे जैसे आप इस लेयर में ऊपर जाते जाओगे तो ये पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे? आपको बहुत 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 कैसे लाइक उतने ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, बहुत छोटे छोटे होते चले जाएंगे, राइट. और ये जो आपका टॉप सॉइल है, हमने अभी अभी टॉप सॉइल के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या होगी? बहुत ज्यादा लाइक विच विल बी ऑफ मोर यूज. लाइक ओके, इसमें आपको क्या मिल रहा था? लाइक बैक्टीरियाज मिल रहे हैं, देन इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, दीज आर फाउंड एंड इट मे टेक इयर्स टू फॉर्म टॉप सॉइल. उसके बाद में सब सॉइल इज नॉट दैट मच यूजफुल, बट स्टिल वी शुड कीप दीज नेम्स इन माइंड. आप जहां पर भी इसको लाइक लिखना चाहें आप इसको लिख सकते हैं. आप इस इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं अबाउट सॉइल प्रोफाइल. इसको हमने 3 हॉरिजन्स में क्या किया है? डिवाइड किया है, A, B and C. Okay, and it like A contains a weathered solid like minerals material and semi-decayed plants and animal material called humus. आपको जो humus देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलेगा A हॉरिजन में, ठीक है. एंड देन वी टॉक अबाउट B हॉरिजन. तो यहाँ पे क्या होगा देखो, just look at here. So
इट कंटेन्स मटीरियल रिमूव्ड फ्रॉम ए होरिजन। जो ए होरिजन जो है, जिन मटीरियल्स को रिमूव कर देगा उसको कौन कंटेन करेगा? बी होरिजन करेगा। एंड विच इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ फाइन पार्टिकल्स and form a more compact substance than A horizon. ठीक है, all right. Then let's talk about C horizon. It consists of broken up fragments and of partly weathered bedrocks. ये यहाँ पे आ गए हम, ठीक है. And this horizon is undergoing a first stage in the chemical and mechanical changes. Then that eventually produce B and A horizons. ठीक है, it contains the solid rocks. जहां पे आपको solid rock यानी कि बेड रॉक वाला एरिया ये देखने के लिए मिल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे C horizon. ठीक है, let's talk about the factors affecting the soil. तो ये हैं वो फैक्टर्स जो कि क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। बहुत सारे अलग अलग किस तरह के लाइक फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है वो हो रहा है, ये हम देखेंगे। फर्स्ट इज पेरेंट रॉक, देन रिलीफ, देन क्लाइमेट, टाइम एंड नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेट्स क्विकली टेक अ लुक एट दिस। पेरेंट रॉक की जब हम बात करते हैं, डिटरमाइंस कलर। पेरेंट रॉक जो है क्या डिटरमाइन करेगा? द कलर एंड द टेक्सचर, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट्स एंड permeability of the soil. ठीक है, parent rock is the source of fragmented material that makes up the soil. ठीक है, please keep this thing in mind. जो parent rock है वो क्या है? It is the source of the fragmented material. ठीक है, that makes up the soil, जो soil को बनाता है। ठीक है, तो उसका source क्या है? parent rock. Then let's talk about relief. Okay, both the altitude and slope of a relief determine the soil formation in many ways. The steep slope have thin soil layers, whereas the gentle slope have thick and deep layers of the soil. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर स्लोप कैसा है, स्टीप है, तो फिर सॉइल लेयर किस तरह की होंगी? थिन होंगी। ठीक है, और अगर वो कैसा है, अगर वो आपका जेंटल स्लोप है तो फिर लाइक लेयर कैसी होगी? थिक होगी। ठीक है, दैट इज ऑल। देन ऑफ कोर्स हम इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। जो क्लाइमेट है ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लाइमेटिक वेरिएबल्स दैट अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, बोथ हेल्प इन डीके एंड डीकम्पोजिशन ऑफ द like parental rocks. All right, then time भी मैटर करता है, determines the thickness of the soil profile. Soil formation is not an immediate process. देखो, जो soil formation है वो immediate process नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, इसमें क्या टाइम तो लगेगा। ठीक है, और हमने पढ़ा था जब हम टॉप सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे कि कई साल लग जाते हैं। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। ठीक है, सिर्फ कई साल नहीं, 100 साल लग जाते हैं। अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट सॉइल कंजर्वेशन। तो हम किस तरह से लाइक सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं? हमारे पास में कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, या फिर टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, कंटूर प्लगिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर जो है, ठीक है, और फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स, वो पानी का जो फ्लो है, देखो ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक यहां मान लो ये एक कल्टीवेटेड लैंड है यहाँ, और ये इस तरह से लाइक नीचे फिर नीचे फिर नीचे जा रही है। तो यहाँ पे हमने ऊपर से पानी को छोड़ दिया, ठक 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 ठक, और ये पानी जो है धीरे 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 लास्ट तक क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे? सॉइल को कंजर्व भी कर पाएंगे। ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट टेरेस फार्मिंग। स्टेप्स कैन बी कट ऑन द स्लोप्स। ये देखो, ये है ना यहाँ पे, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ टेरेस फार्मिंग। आपने सीढ़ी नुमा क्या बना दिया है? एक तरीके से आपने जो लैंड है उसको सीढ़ी नुमा बना दिया है, और वहां पे आप क्या कर रहे हो? कल्टीवेशन कर रहे हो, क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सो दैट द फ्लैट सर्फेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। अब इस फ्लैट सरफेस पे आप क्या कर सकते हो? क्रॉप को ग्रो कर सकते हो। दे कैन रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ द सॉइल इरोजन। इससे क्या होगा? सॉइल इरोजन जो है वो नहीं होगा या फिर कम होगा। ठीक है, देन दिस इज इंटरक्रॉपिंग, देन शेल्टर बेल्ट ऑल्सो हेल्प। ठीक है, देन रॉक डैम, और भी कई ऐसे तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो? सॉइल को कंजर्व कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द शेल्टर बेल्ट्स, राइट, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन। ठीक है,
तो रो ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट सॉइल कवर, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, रो ऑफ ट्रीज, लाइक एक रोज में ट्रीज को क्या करेंगे, प्लांट करेंगे। इससे क्या होगा, जो विंड मूवमेंट है एक तो उसकी वजह से जो सॉइल है वो इरोड नहीं होगी, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स टॉक अबाउट रॉक डैम। रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। दीज लाइक प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। तो हम क्या कर सकते हैं, रॉक डैम भी एक तरीका है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो रॉक डैम्स हमने यहाँ बना दिए हैं ये सॉइल को कंजर्व करते रहेंगे कहीं कहीं पर, ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज अगेन लाइक अ वे टू कंजर्व द सॉइल। चलो, let's talk about here is a case study about soil exhaustion and then soil erosion and then soil conservation. See, as the name suggests, soil exhaustion, इसमें क्या होगा कि soil जो है वो अपने जो important nutrients हैं किसके लिए, plant growth के लिए, उसको क्या कर देगी, खो देगी। तो इसको हम बोलते हैं soil exhaustion, ठीक है। Then if we talk about soil erosion, भाई नदी, कोई नदी है वो क्या कर रही है, अपने साथ में किसी मृदा को बहा कर ले गई, ठीक है। या फिर हवा के साथ कोई जो जमीन है उसकी जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती जा रही है। तो एक टाइम क्या होगा, उस मृदा का, इसको बोलेंगे मृदा का क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है या इरोजन हो रहा है। इन दोनों ही कंडीशंस में हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हमको सॉइल को कंजर्व करने की जरूरत पड़ेगी। एंड सॉइल कंजर्वेशन के लिए कई तरह के जो तरीके हैं वो हम लोग क्या करते हैं, अपनाते हैं, ठीक है। Terrace farming is a method in which hill slopes are cut into the terrace to grow the crops. Okay, that is another thing, and we already have talked about it, right? So I would say let's just move on to water. All right, water is one of the most important factor that influence the life of the organism, ठीक है। चाहे आप प्लांट्स की बात कर लो, चाहे आप ह्यूमन की बात कर लो, everybody is dependent on water, right? So water is required by human beings, plant and animals for their survival. Yes, human being need water for their daily needs like cooking, drinking. सब जगह पर you actually need water, right? चलो, तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं, एक छोटा सा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, इसको जान लेते हैं। ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमन डिमांड फॉर फूड, फ्रेश वाटर, टिम्बर, फाइबर एंड फ्यूल, more land has been claimed for agriculture in last 60 years than in 18th and 19th century combined। 19 और 18वीं और 19वीं शताब्दी में भी इतनी ज्यादा क्या नहीं थी, जो लैंड है उसको क्लेम नहीं करा गया था एग्रीकल्चर के लिए, जितना कि कितने पिछले कुछ डिकेड्स में किया गया है, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग ह्यूमन डिमांड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको क्या करा गया है, क्लेम किया गया है एग्रीकल्चर में, ठीक है, इन लास्ट 60 ईयर्स, ठीक है। ऑल राइट, water withdrawals from lakes and river have doubled in past 40 years, ठीक है। And since 1980s 35% of the mangroves have been lost and 20% of the coral reefs have been destroyed। चलिए अब बात करते हैं वाटर साइकिल की। See, it's very interesting and we can say it's very easy process। ये देखो, ये आपको सन दिखाई दे रहा है, ये सन क्या करेगा, सन की हीट जब यहाँ इस वाटर पे पड़ेंगी तो ये वाटर क्या हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट होने लगेगा, वाष्प बन के उड़ने लगेगा, ठीक है। अब ये जो इवेपोरेशन हुआ है इसमें क्या होगा, जो कुछ बूंदे हैं इसकी, ठीक है, ये क्या होंगी, एनवायरमेंट के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ऊपर, उसमें क्या करेंगी, उसके साथ जब ये मिलेंगी तो ये इसका यहाँ पे होगा कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन होने के बाद बेटा ये जो क्लाउड्स बन गए हैं, ये जो क्लाउड्स आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, बहुत हैवी हो जाते हैं। जब ये हैवी हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो वाटर है उसको यहाँ अर्थ पे क्या कर देंगे, वापस भेजना शुरू कर देंगे इन फॉर्म ऑफ रेन। तो जब हम ये रेन यहाँ पे होगी तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे वाटर का कलेक्शन है, ठीक है, ये इसका क्या हुआ, हीट की वजह से इसका इवेपोरेशन हुआ, उसके बाद में कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, और ये वाटर साइकिल जो है इस तरह से चलता रहेगा। ऑलराइट, सो हियर वी केम टू नो अबाउट द वाटर साइकिल।
जरूरी क्यों है? क्योंकि हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं वाटर का, तो हमको पता होना चाहिए कि वाटर हमको लाइक अवेलेबल कहाँ से हो रहा है, रेन किस तरह से फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट वाटर साइकिल एंड लेट्स टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। So water resources are unevenly distributed on earth. As you already know, the amount of the surface water at place depends upon the gain from the precipitation. ठीक है भाई, कहीं पर बारिश ज्यादा हो रही है, कहीं पर बारिश हो ही नहीं रही, ठीक है, तो क्या हो गया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यही हो गया, ठीक है। देन लॉसेस थ्रू द इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, एक्सेट्रा. So at such places where losses exceed gains, there is a shortage of water. For example, Rajasthan, right? At places where grain exceeded loses water is surplus. ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे रीजन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जहां पे जो है वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है और एग्रीकल्चर क्या होता है, फ्लरिश होता है. जनरली एनुअल प्रेसिपिटेशन इज हाईएस्ट नियर द इक्वेटर. देखो, एनुअल प्रेसिपिटेशन सबसे ज्यादा कहां होगा, इक्वेटर्स पे होता है जनरली. द इवेपोरेशन इज ऑल्सो हाई इन दिस रीजन. ऑलराइट, so however evaporation is the highest in subtropical region lying between 20 degree and 35 degrees in northern hemisphere, and western Australian desert in southern hemisphere are located in zones where evaporation is high and precipitation is low. ठीक है, तो यहां आपको क्या देखने मिल रहा है कि यहां पर इवेपोरेशन तो हाई है लेकिन प्रेसिपिटेशन क्या है, बहुत लो है, ठीक है. द रीजन वेयर लाइक रीजन बिटवीन 45 डिग्रीज एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड यूजुअली हैव सरप्लस वाटर, ठीक है. एंड देन द इवेपोरेशन एंड लाइक प्रेसिपिटेशन आर लोएस्ट इन द हाईएस्ट लैटिट्यूड. आपको ये याद रखना रहेगा, तो आप इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं कि इवेपोरेशन और जो प्रेसिपिटेशन है लोएस्ट कहां होता है, हाईएस्ट लैटिट्यूड्स में ये आपको लोएस्ट मिलेगा, ठीक है. चलिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, किस तरह से आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो. देखो, ग्रो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, टू स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ, ठीक है. इन दिस वे द अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज कैन बी इम्प्रूव्ड. ऑलराइट, एंड देन impound water resources by making dams. ठीक है, आप वाटर रिसोर्सेज को क्या कर सकते हो, डैम्स बनाकर आप उनको कंजर्व कर सकते हो. देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा प्रचलन में भी है कि लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है किस लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए. लाइक इट इज काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक. यस, then adequate amount of water should be used in irrigation process. Canal lining should be used to control water seepage. In arid region, sprinklers, drip or trickle irrigation method should be used in agriculture activities. ये आप इस समय पर यूज भी करते हैं, ड्रिप इरिगेशन आप यूज करते हैं, स्प्रिंकलर्स आप यूज करते हैं, किस लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए. इसमें क्या होगा, पानी कम यूज होगा और इरिगेशन को भी प्रॉपर किया जा सकता है. देन रिसाइकल्ड वाटर शुड बी यूज्ड, ठीक है. एंड देन एट होम्स वी शुड आल्सो चेक द वेस्ट वाटर ऑफ किचन एंड washing that can be used for gardens and toilets. Such every member in the house need to use water economically. आप क्या करो, पानी को इकोनॉमिकली यूज करो, जितना जरूरी है उतना आप क्या करो, उसको यूज करो. जनरली लोग क्या करते हैं, टैप को खुला ही छोड़ देते हैं और फिर उसको बंद नहीं करते, तो पानी क्या हो रहा होता है, वेस्ट हो रहा होता है. ऑलराइट, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू कि हमने आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, राइट. यस, एफोरेस्टेशन एंड कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग इज मेथड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लैंड. यस, ऑलराइट. एंड देन soil is the thin layer of grainy substance found over the surface of earth. Yes, that's what we learned, right. Rainwater harvesting system technique, it can also be used to save surface run off. That is all for today, and let's quickly take a look at the exercise. Okay, land owned by individual, किसी की व्यक्तिगत जमीन है, तो क्या हम उसको कम्युनिटी लैंड कह सकते हैं, नहीं कह सकते. पब्लिक लैंड कह सकते हैं, नहीं कह सकते. कॉमन लैंड भी नहीं कह सकते, हम उसको प्राइवेट लैंड बोलेंगे. टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू, किस लिए की जाती है, ब्रिंग रेनफॉल या कंजर्व सॉइल या फिर इरोड सॉइल या फिर रियर एनिमल्स. वी आर डूइंग इट टू कंजर्व सॉइल, राइट. ओके,
soil profile is divided into number of classes, type, horizons और ages. हमने soil profile को horizons में A, B और C में divide किया था, right? Okay. Then the dash lies below topsoil, okay, and contains small rocks and iron oxide. बताओ जरा topsoil के नीचे कौन आता था? Subsoil आता था, right? So we will say, yeah, it lies below the topsoil. All right. So let's quickly fill these circles. Yeah. The land owned by individual. Option number D. Yes. Amazing. Then option number B will be the right answer. Terrace farming, like conservation of soil. Yes. Option number B is the correct answer. And then soil profile, option number B is the correct answer again. Then the dash, okay, it's option number A, subsoil. Okay, option number A. Let's fill in these blanks. Plains have a dense vegetation. Yes. So we can say, yeah, veggie. Yes. And then dash takes place when the same crop is grown. जब same crop आप grow करते जाओगे तो क्या उस जमीन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म नहीं होने लगेंगे? तो soil exhaustion. All right. Then, okay, change of vaporous, like vapors in liquid, is called precipitation. And then dashed water should be used, recycled water. All right. Community land is owned by the community, not the individuals. Is that true or false? That's true. Climate is the most important factor that affects the distribution of soil. Yes, that's true. And then conservation refers to the efficient utilization inhabited, like besides protection, resources, improvement and preservation. Yes, that is true. About 70% part of the world is inhabited. Is it true or false? That is not true actually. False. So अगर ये false है, then you have to tell like what is the percentage of inhabited land. And rest of the exercise, I'm sure you will be able to do it on your own, right? And that is all for today. And I just hope you came to know so many things about like water, soil, and of course the resources that we use. All right. And that is all for today. I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep revising. Bye-bye.